दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास की डोर टूटती है उसी दिन से परिवार में कलह होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक कलह की वजह से पूरा घर और परिवार तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, बस अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से उसकी पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के तो चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको ई स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप अपने नाम पते सहित जो होता है कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम दर्ज जरूर कर दीजिएगा और साथ में अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके और साथ में अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर हम वीडियो में ले पाएँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक मध्य प्रदेश और उसी का ही बैतूल ज़िला पड़ता है और ठीक उसी का ही सारड़ी थाना पड़ता है। और उसी थाने के TI अधिकारी होते हैं रत्नाकर हिगबे, जो काफ़ी तेज तर्रार होते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ 1 फरवरी का ही। अब सुबह सुबह का टाइम होता है तो TI अधिकारी जो होते हैं रत्नाकर हिगबे अपने घर पर होते हैं। अब सुबह सुबह पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयारी करते हैं, तभी उन्हीं के मोबाइल पर एक कॉल आता है। उस कॉल को जब अपने कान पे लगाते हैं तो उस कॉल के द्वारा उन्हें पता चलता है कि ठीक यह जो कॉल है यह तो मौके पर इमरजेंसी कॉल है। उन्हें बतलाया जाता है कि इस समय बगडौना में इलाके में एक आशियाना ढाबा है, उसी ढाबे में बड़ी तेज़ से आग लगी पड़ी है। अब इस चीज़ की जानकारी रत्नाकर हिगबे जैसे पाते उसी समय वह व्यक्ति को हिदायत देते हैं कि एक बार आप वहां पर दमकल विभाग को अलर्ट कर दीजिए और साथ में अपने कर्मियों सहित लेकर वहां पहुंचिए। अब इधर जो होते हैं अफरा तफरी में अपने पुलिस स्टेशन पहुँच रहे हैं, वहाँ से अपने कुछ सहयोगियों को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद इसकी जो सूचना होता है रत्नाकर हिगबे अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं और साथ में फोरेंसिक टीम को भी भेजवा देते हैं। अपनी जिप्सी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लगभग अब 3 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं और जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सही में ढाबा है, उसी ढाबे में बड़ी तेज़ से धुआं उठ रहा है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही करीब जाती है तो पता चलता है कि मामला जो होता है पूरी तरह से शांत हो चुका है। दमकल कर्मियों ने अपना काम कर दिया है, यानी कि आग जो लगी हुई थी लपटे बुझा दिया गया है। तभी पुलिस को पता चलता है कि आखिर आग जो लगी हुई थी वह कमरा नंबर इसी ढाबे के 101 में लगी हुई थी। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अपनी टीम लेती है और कमरा नंबर 101 में चली जाती है। और लेकिन जैसे अंदर दाखिल होती है तो पता चलता है कमरे में एक डेड बॉडी है जो पूरी तरह से अर्धजली अवस्था में वहीं पड़ी होती है। पुलिस की टीम डेड बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करती है, लेकिन चेहरे थोड़ी बहुत पहचान में आ होते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति होता है समीर वहीं पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब यह तो ढाबे के मालिक हैं शैलेश साकरे, जो अपनी पत्नी सीमा साकरे के साथ और साथ में उनकी एक अपनी बेटी होती है जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है, यहीं पर रहा करते हैं। और ढाबे के मेन मालिक साहब यही होते थे। लेकिन साहब कुछ महीने पहले जो होता है अब कर्जदार होने की वजह से जो होता है अपने ढाबे को ही साहब वह हमें गिरवी दे देते हैं और इस ढाबे को मौके पर हम ही चला रहे हैं। अब थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं यह बात जब सुनने के बाद जो होता है डेड बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं, लेकिन पास देखते हैं एक हथौड़ा पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम समझ जाती है जो मामला है यह मामला साधारण मामला नहीं है, बल्कि इस मामले को काफ़ी सौर तरीके से अंजाम दिया गया है। पुलिस की जो टीम होती है इधर इस जानकारी को और साक्ष्य जुटाने के लिए अपने हिसाब से लग जाती है, पर उससे टीम पहुँचती है, कमरे का तौर तरीके से निरीक्षण भी करती है।
पुलिस की जो टीम होती है समीर से पूछने लग जाते कि आखिर इस तरह का कारनामा अब कौन कर सकता है। समीर तो उस समय मना कर जाता है, लेकिन उसी वक्त पुलिस को पता चलता है कि इस समय शैलेश साकरे की जो अपनी पत्नी होती है, अब मौके पर अब सीमा जो होती है वह अपने ही मायके आज से ठीक 15 दिन पहले गई हुई थी। पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर सीमा अपने मायके किस लिए गई हुई है। पुलिस की जो टीम होती है इधर घटनास्थल का अपने हिसाब से तरीके से निरीक्षण करती है, लेकिन उसी वक्त जो होता है इधर शैलेश की अपनी जो बेटी होती है वह भी पहुंच जाती है, लेकिन जैसे अपने पिता के बॉडी को देखती है कमरे में तो दहाड़ी मार कर चीख चिल्लाने लग जाती है। पुलिस की टीम को जब शिनाख्त है पूरी तरह से अब इधर जाकर उसकी अपनी बेटी के द्वारा होने की वजह से पुलिस की टीम वहीं शैलेश अब साकरे के बॉडी का पंचनामा भरती है और भरने के बाद उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। अब पुलिस की जो टीम होती है इधर वहाँ खड़े जो होती है उसकी अपनी एक बेटी जो होती है उससे पूछताछ करती है, लेकिन जब उससे पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने जो होती है वह कहने लग जाती कि साहब हमारी जो अपनी माँ है इधर सीमा और हमारे जो अपने पिता है शैलेश, दोनों के बीच साहब आए दिन झगड़े तकरार चलते थे। पुलिस की टीम काफ़ी अचंभे में लग जाती है और यह जानना चाहती थी कि आखिर झगड़े तकरार किसके लिए चलते थे। तभी वहाँ पर शैलेश साकरे का एक अपना भाई होता है जो मौके पर वहीं खड़ा होता है। अब पुलिस की जो टीम होती है इधर उससे पूछताछ करती है तो अब पुलिस के सामने बेधड़क करने लग जाता है कि साहब इसी होटल में नौकरगिरी का काम करने वाला होता है हेमंत बाबरिया, जो साहब वह भी ठीक है 15 दिन पहले इस काम को ना जाने क्यों छोड़ के चला गया है। और उसी की वजह से इधर जो होते हैं खुद शैलेश आए दिन अपनी पत्नी से झगड़े तकरार किया करते थे। अब पुलिस के मन में शंकाएं जन्म ले लेती है, लेकिन पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर इस कमरे में घुसकर जो होता है शैलेश साकरे की हत्या कौन कर सकता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है वहाँ समीर से कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम अब उस होटल के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं सभी की पुलिस की टीम अब जांच पड़ताल करती है, लगभग काफ़ी घंटे मेहनत करती है। तभी एक सीसीटीवी फुटेज होता है जो कमरे के सीट जस्ट बगल होता है, जिसकी लाइट सीधा का सीधा वहाँ पर कार पे खड़ी जाकर पड़ रही होती है। पुलिस की टीम जब उस सीसीटीवी कैमरे को देखती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति होता है बड़ी तेज़ी से इधर शैलेश साकरे के कमरे में घुसता है और घुसने के बाद लगभग कुछ ही मिनट लगते हैं, बाहर निकलता बड़ी तेज़ी से फुर्र हो जाता है। अब पुलिस के सामने और जो फुटेज जब आने को पुलिस की टीम उस फुटेज को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद अब उधर जाकर समीर के पास पहुंच जाती और फुटेज को जैसे दिखाती है, दिखाने के बाद समीर जब उस फुटेज को देखता है तो पहचान लेता, कहने लग जाता कि साहब इस ढाबे पर काम करने वाला पुराना नौकर हेमंत बाबरिया तो है। अब पुलिस के सामने जैसे ही हेमंत का नाम आता है पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, इसमें सीधा का सीधा जो हाथ है हेमंत बाबरिया का हाथ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इधर थाने लौट आती है और थाने लौट आने के बाद जो होती है पुलिस की टीम इधर खुद शैलेश के अपना जो बड़ा भाई होता है उसी के तहरीर पर सीधा का सीधा जो हत्या होता है अब जाकर हेमंत बाबरिया के ऊपर धारा 302 और 201 के तहत दर्ज कर लेती है। अब पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए अब सबसे पहले यह जानना चाहती है कि आखिर जो होता है सीमा और हेमंत के बीच मामला कहां तक पहुंचा हुआ था। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले सीमा के मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकालती है, लेकिन पुलिस के सामने तब तक इधर शैलेश साकरे का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी निकल के आ जाता है, जिससे साफ तौर पे पता चल जाता है शैलेश साकरे के साथ पहले तो मार पिटाई की गई है, बाद में बेरहम तरीके से जलने की वजह से उसकी मौत हुई है। अब पुलिस के सामने जो रिपोर्ट आता है पुलिस की टीम समझ जाती है कि आगे पूरा मामला कैसा बन सकता है। अब पुलिस के सामने जैसे ही सीमा का CDR डिटेल का मोबाइल नंबर निकल के आ जाता है तो पता चलता है सीमा के मोबाइल पर हेमंत बाबरिया के द्वारा लगभग 36 बार 2 दिन के अंदर अब बात हुए थे और लगभग हेमंत बाबरिया के द्वारा सीमा के मोबाइल नंबर पर 206 बार मिस कॉल किए गए थे। अब पुलिस का जो शंका होता और बढ़ने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त एक टीम लेती है और टीम लेने के बाद अब ठीक सीमा के ही
अपना जो मायका होता है अब बैतूल पहुंच जाती है। अब लेकिन पुलिस की टीम जब बैतूल पहुंचती है तो पता चलता है कि सीमा अपने मायके में सिर्फ 3 दिन रही थी। इसके बाद उसकी अपनी बुआ होती हैं जो ठीक है इधर इटारसी में रहती हैं। पुलिस की टीम जानना चाहती है कि आखिर यहाँ 3 दिन रहने के बाद सीमा अपनी बुआ के गांव इटारसी क्यों चली गई। लेकिन पुलिस को तो अभी वहाँ पता चलता है कि असल में सीमा का जो अपना मायका है उसके मायके में अपने जो पिता है उनके पिता की उसकी अपनी टोटल 2 पत्नी होती हैं। सीमा की अपनी माँ की टोटल खुद की 2 और बहनें होती है, लेकिन दूसरी जो माँ होती है उनका खुद अपना एक ही बेटा होता है, जिसकी वजह से सीमा को अपने मायके में वह मान सम्मान नहीं मिलता जो मान सम्मान सीमा को मायके में मिलना चाहिए, जिसकी वजह से ज़्यादातर अपने बुआ के ही अब गांव इटारसी में उसका आना जाना होता है। पुलिस की टीम जैसे खबर पाती है, खबर पाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम गंवाए अपनी टीम लेती है और इटारसी पहुंच जाती है। और जब पहुंचती सीमा जैसी पुलिस की टीम को अपने गांव में देखती है, देखने के बाद उसके जो रो होते हैं पूरी तरह से अब कपकपा जाते हैं। पुलिस की टीम पहुंचती है, धर दबोचती है और धर दबोचने के बाद पुलिस की टीम जैसे वहां पूछताछ करती है। पूछताछ करते ही अब सीमा पुलिस को जब देखती है थर थर काँपना तो शुरू कर देती है, क्योंकि सीमा कोई ऐसी शातिर मुजरिम थी नहीं जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर टिक पाए। 1-2 बार इधर की बात करती है, पुलिस के सामने तुरंत ही अपने प्रेमी हेमंत बाबरिया के साथ मिलकर अपने पति शैलेश साखरे की हत्या का जुल्म अब कबूल कर लेती है। पुलिस की जो टीम होती है इधर सीमा को साड़ी ले आती है और ले आने के बाद उससे कुछ आम पूछताछ करती है और पुलिस की टीम उसी वक्त सीमा से ही हेमंत बाबरिया का मोबाइल नंबर लेती है और लेने के बाद अब ठीक है उसी के पते पर पहुंच जाती है। लेकिन जब पुलिस की टीम अब इटारसी पहुंचती है और पहुंचने के बाद जो होता है इधर जाकर हेमंत बाबरिया के परिवार वालों से मुलाकात करते हैं तो पता चलता हेमंत जो होता है अपने घर लगभग 15 दिन से दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं पर उसके पिता होते हैं, उसकी अपनी माँ होती है, उसकी अपनी बहन होती है। पुलिस की टीम जो होती है हेमंत के परिवार वाले से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने एक बात चौंकाने वाले निकल के आ जाता है। पता चलता है कि हेमंत के जो अपने पिता हैं हेमंत से लगभग 2 साल से नाता पाता तोड़ चुके हैं, क्योंकि हेमंत एक बड़ा ही रंगीला मिजाज का आदमी था और साथ में बड़ा ही बिगड़ैला था। उसके चर्चे पूरे मोहल्ले में उसके बदनामी के सिवा कुछ बचता ही ना था, जिसकी वजह से हेमंत के जो पिता होते हैं हमेशा परेशान रहते थे। अपने बेटे को अगर डांट फटकार लगाते तो हेमंत जो था अपने पिता के ऊपर खुद चुटाकर चढ़ जाता, जिसकी वजह से हेमंत के पिता हेमंत से नाता पाता जोड़ चुके होते। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, हेमंत के परिवार वालों को हेमंत के बारे में कुछ नहीं पता होगा। कैसे ना तैसे करके पुलिस की जो टीम होती है हेमंत के मोबाइल नंबर को अब सर्विलांस पे लगा देती है। उसकी तलाशी करने के लिए पुलिस की टीम लग जाती है। पुलिस की टीम काफ़ी मेहनत करती है। ऐसे तलाशी करते करते लगभग 5 दिन का वक्त निकल जाता है और तभी 6 फरवरी का एकदम सुबह का टाइम होता है। तो उसी वक्त अचानक हेमंत बाबरिया का जो मोबाइल होता है ऑन हो जाता है। अब पुलिस के सामने जैसे ऑन होने की सूचना मिलती है पुलिस की टीम अब लोकेशन जानना चाहती है तो पता चलता है लोकेशन जो होता है इस समय हेमंत बाबरिया का अपने ही थाने से लगभग 15 किलोमीटर दूर अब रावणदेव के इलाके में दिखा रहा है। रावणदेव के इलाके में काफ़ी घना जंगल है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो उसी जंगल में इधर जाकर हेमंत बाबरिया अपना तौर ठिकाना बना होगा। पुलिस की टीम अपनी टीम को लेती है और जाकर वहां घेराव मार देती है। पुलिस की टीम काफ़ी मेहनत करती है, बड़ी जल्दी मेहनत रंग लाती है। वहीं एक खंडहरनुमा मकान होता है, उसी में छुपा हुआ हेमंत बाबरिया बैठा हुआ था। पुलिस की टीम धर दबोच कर वही अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और जैसे ही थाने में हेमंत बाबरिया अपनी प्रेमिका अब सीमा को देखता, उसके जो चेहरे होते हैं पूरी तरह से उदास हो जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने हेमंत और साथ में सीमा जो मिलकर शैलेश साखरे के बारे में जो हत्या की सच्चाई रखते सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। असल में सीमा और साथ में शैलेश साखरे की जो शादी होती है घटना से लगभग 20 साल के आसपास हो जाती है। अब शादी के बाद इधर सीमा अपने ससुराल आती है। आने के बाद अपनी खूबसूरत ससुराल पाकर सीमा बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि एक धनी परिवार होता है इधर शैलेश साखरे का।
होने की वजह से अपने सास ससुर के ऊपर बड़ी जल्दी सीमा राज कर लेती है। और कुछ साल जैसे बीतने के बाद इधर सीमा एक बेटी की माँ बन जाती है। माँ बनने के बाद जो होता है शैलेश का खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता और बड़ी जल्दी उसकी किस्मत अब रंग पे लाती है। रंग लाने के बाद वह जाकर अपने एक दोस्त की मदद से एक नामी ढामी अब ढाबा खोल लेता और खोलने के बाद उस ढाबा को बड़ी तेज़ी से चलाने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े ट्रकों और बड़े बड़े बसों और साथ में राहगीरों का आना जाना होता है। आने जाने की वजह से अब ठीक ठाक उसका ढाबा चलने लग जाता है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आने लग जाते हैं और उसी पैसे से अपना जो घर होता है एक आलीशान में तब्दील करवा लेता है और अपने घर में बड़े शौकस तरीके से अपनी ज़िंदगी अब इधर शैलेश साकरे गुजारने लग जाता है। वक्त बीतने लग जाता है। वक्त बीतते बीतते ज़िंदगी का लगभग 18 साल अब पार हो जाता है। पार होने के बाद इधर जो होता सीमा का अपना जो मायका होता है अब बैतूल होता है, लेकिन सीमा का अपने मायके में तौर ठिकाना तो नहीं बनता। लेकिन सीमा की एक अपनी बुआ होती है जो ठीक इटारसी में ही रहा करती थी और इटारसी में ही सीमा का काफ़ी आना जाना होता है। तो सीमा एक दिन अपनी पति से इजाज़त लेती है। इजाज़त लेने के बाद अपने ही अब बुआ के गांव पहुंच जाती है। लेकिन जब गांव में पहुंचती है तो वहां अपने बुआ के ही घर में एक चारपाई उसी पे बैठी रहती है। तभी उसी के सामने एक युवक गुजरता है और सीमा जैसे युवक को देखती हैं तो उसी वक्त बड़ी तेज़ से उसका नाम लेती है हेमंते। और उस आवाज़ को सुनकर हेमंते उसी समय सीमा को जब देखता है तो मुस्कुरा पड़ता है कि अरे सीमा, तुम तो शादी के बाद पहली बार दिखाई दे रहे हो, ना जाने किस दुनिया में तुम खो गई थी। और सीमा उसी वक्त इधर हेमंते अब बाबरिया के पास पहुंचने के बाद वहीं उसका हाल चाल पूछने लग जाता। लेकिन जैसे ही अब हेमंत बाबरिया सीमा को देखता है और शादी के बाद पहली बार तो देखकर उसके हष्टपुष्ट शरीर का दीवाना हो जाता और इस तरह दीवाना हो जाता है बड़ी मीठी मीठी बातों में। वहीं सीमा को अपनी बातों में उलझा लेता है। लेकिन सीमा उसी समय समझ जाती कि हेमंत अभी भी कुंवारा ही अपनी ज़िंदगी जी रहा है। पूरी जानकारी पा जाती है कि सही में अभी कुंवारेपन की ज़िंदगी पूरी तरह से हेमंत जी रहा है, क्योंकि हेमंत जो होता सीमा के सामने कह देता है क्या करे तुम्हारे बगैर हमारी ज़िंदगी एकदम अधूरी लगती है। यह बात सुनकर सीमा के चेहरे पर बड़ी खिलखिलाहट आ जाती है। वह समझ जाती है कि चलो अभी भी हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि सीमा का अपना जो पति होता है शैलेश इधर थकार अपने ही बेडरूम में जब पहुँचता उसका जो शरीर होता है अब सीमा के सामने जवाब दे जाता है। भले सीमा की उम्र लगभग अब इधर जाकर 34 साल के आसपास होने वाली होती है, लेकिन सीमा की जो मांग होती है आए दिन बढ़ती चली जाती है। तब उसको लगने लगता है क्यों ना चलकर हेमंत के साथ वह करीबी बनाया जाए, जिस करीबी से हमारा पूरा ज़िंदगी अब सफल हो जाए। और सीमा को वही लगने लगता है। सीमा जिसकी वजह से वही उससे मीठी मीठी बात करने लग जाती है। अच्छा तुम इतना तो बता सकते हो क्या तुम्हारी ज़िंदगी बड़े ढंग से यहाँ चल पा रही है। यह बात जब सुनता हेमंत कहने लग जाता है कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारा जो सारा काम था वह छूट छाड़ गया। हमारे परिवार वाले हमसे काफ़ी तंग आ चुके हैं, काफ़ी तरह तरह के ताने देते हैं। अगर तुम्हारी बस की हो तो हमें कहीं नौकरी दिलाओ। यह बात जब सुनती है, सुनने के बाद इधर सीमा की जो तरंगे होती है मन की उमंग मार जाती है। कहने लग जाती है कि हमारे पास एक रास्ता है, हमारा एक अपना खुद का ढाबा है जो सारणी में है, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा और हमारे पति के साथ मिलकर उनके साथ हाथ बटाना पड़ेगा। यह बात जैसे सुनता हेमंत उसी समय मुस्कुरा जाता है। वह भी ठान लेता है कि ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है और उसी का फ़ायदा उठा जाता है और सीमा को अपनी बातों में ले लेता है और सीमा की बात मान लेता। मानने के बाद सीमा इधर खुद हेमंत को ले जाती हैं अपने ससुराल में और जाकर अपने पति अब शैलेश साकरे से मुलाकात करवा देती है। लेकिन शैलेश साकरे के सामने हेमंत बाबरिया इतनी मीठी मीठी बात कर देता है कि शैलेश जोता उसकी मीठी बातों में फंस जाता और अपने ही ढाबे में अब नौकरगिरी के तौर पर रख देता है। लेकिन थोड़े दिन बाद जो होता है इधर खुद हेमंत अब शैलेश के दिलों पर राज कर जाता है।
भरोसा इतना हो जाता है कि शैलेश को इधर हेमंत को अपने ढाबे की पूरी जिम्मेदारी दे देता है। धीरे धीरे इस तरह राज हो जाता है कि इधर हेमंत का जो होता है अब सीमा से मुलाकात करने के लिए अच्छा मौका दिख जाता है, क्योंकि सीमा अपने पति के साथ जो होता उसी ढाबे में कमरा नंबर 101 में अपना बेडरूम बना रखती थी। वहीं पर उसका अपना निवासा होता है, क्योंकि सीमा की अपनी जो बेटी होती है लगभग 18 साल क्रॉस कर जाती है, वह भी स्कूल आने जाने लग जाती है। अब सीमा अकेले दिन भर कमरे में परी परी बोर होने लग जाती, तो उसी बाद उसकी जो नज़र होती अपने ही नौकर अब हेमंत बाबरिया के ऊपर पड़ जाता है। पड़ने की वजह से सीमा वह टाइम गंवाना नहीं चाहती थी और हेमंत भी वह मौका गंवाना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही सीमा को मौका दिखता है कि शैलेश जो था मौके पर अब शहर गया हुआ है सामान लेने के लिए, तो एक दिन खुद इधर हेमंत के पास कॉल कर देती है और अपने ही बेडरूम में बुलाती है। बुलाने के बाद वहीं पति के बेडरूम पे संबंध बना लेती है और संबंध का जो सिलसिला बेधड़क इधर शैलेश की गैर मौजूदगी में हेमंत और साथ में सीमा का चलने लग जाता। ऐसे चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है। लेकिन तभी अगस्त का जैसे ही महीना बीतता है, अब इधर एक महीने बाद जो होता है शैलेश के मन में आशंकाएं जन्म लेना शुरू कर देती हैं कि बस करो, इधर हेमंत का हमारी पत्नी से इतना ज़्यादा करीबी क्यों दिख रहा है। लगभग एक महीना काफ़ी रोक टाक लगाता है। तभी जो होता है इधर दिसंबर साल 2022 का ही जैसे तीसरा सप्ताह होता है, तो उसी वक्त अचानक मार्केट जैसे ही शैलेश निकलता है तो रास्ते में पहुंचता है, तो उसको ध्यान आता कि अरे आज तो पर्स हम अपने कमरे पर भूल गए हैं, और तुरंत बैग लेता रिटर्न करता है और जैसे ढाबे में घुसता है तो कमरा नंबर 101 के तहत जो था अपने ही कमरे की तरफ भागता है, तो देखता है बेड पे मौके पर उसकी अपनी पत्नी सीमा और साथ में उसका जो अपना नौकर होता है मौके पर कारनामा कर रहे हैं, और देखकर वहाँ तुरंत ही थक्का बक्का रह जाता है। इधर जो था नौकर को काफ़ी लताड़ता बुझाता अपनी पत्नी का, वहीं जैसे ही पिटाई करने की कोशिश करता उसकी पत्नी दंदना कर खड़ी हो जाती, उसके सामने रात वाली बात छेड़ देती, जिसकी वजह से वहीं उसके पूरी तरह से मुंह बंद हो जाते हैं। और कहने लग जाता है इधर शैलेश कि आज के बाद इस ढाबे में कभी भी हमें अब इधर हिम्मत नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन इधर खुद ततड़ा कर कह देती कि अगर हिम्मत नहीं दिखेगा तो समझ लो हम भी नहीं दिखेंगे, हमारे पति तुम नहीं हो बल्कि हेमंत ही हमारा पति। इस तरह की बात सुनकर उसी समय जो होता है शैलेश साकरे चुप हो जाता है, क्योंकि उसके सामने अपनी एक बेटी होती है, पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है, जिसकी वजह से पूरा नज़ारा अपने घर में देखता रहता है। लेकिन हाँ, इसी को लेकर जो होता है इधर खुद शैलेश इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, होने की वजह से अब धीरे धीरे नशेड़ी बन जाता है। इतना नशेड़ी बन जाता है कि अपने घर पहुंचता है, पहुंचने के बाद सीमा के साथ काफ़ी तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं, और लड़ाई झगड़े का हर वक्त कारण यही बनता सीधा का सीधा हेमंत बाबरिया ही। हेमंत बाबरिया इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता, और साथ में सीमा इस तरह दीवानी हो जाती है, हेमंत के प्यार में पूरी तरह से पागलपन दिखाना शुरू कर देती है। वह भी उसी समय एक ऐसी प्लान बनाती है, उसी प्लान के तहत जो होता है अब सोच लेती हैं कि अब हमारे बीच अपना पति नहीं दिखाना चाहिए। तभी हेमंत और सीमा मिलकर कैसे ना तैसे कर जो होता है एक नशेड़ी शैलेश सांवरे को साबित कर देते हैं, और साबित करने के बाद नशा मुक्ति केंद्र अब भिजवाने के लिए पूरी प्लान बना लेते हैं। उनका प्लान बड़ी जल्दी रंग लाता है, और इधर शैलेश सांवरे को कैसे ना तैसे कर अब नशा मुक्ति केंद्र भिजवा देते हैं, जिसमें 6 महीने का पूरी तरह से अब वह जाकर लिखितनामा दे देते हैं। अभी तक 6 महीने के लिए शैलेश इधर चला जाता, पूरी तरह से खुला माहौल पा जाते हैं, और सीमा और हेमंत जाकर अपनी ही मालकिन के बेडरूम में पूरी तरह से अफरा तफरी मचाना शुरू कर देता है। यह सिलसिला जब चलने लग जाता है, लेकिन इसी बीच शैलेश की जो अपनी बेटी होती है पूरी तरह से उसको शंका होने लग जाता, उसको लगने लग जाता है कि आखिर हमारे पिता को सुधारगढ़ी भिजवाने का जो मुइन मकसद था सिर्फ यही नौकर की वजह से, जिसकी वजह से उसकी अपनी जो बेटी होती है अपनी माँ के ऊपर इतनी दबाव मार देती है कि जिसकी वजह से 15 से 16 दिन जैसे बीतते हैं तो उसी वक्त इधर सीमा विवश हो जाती है, और अपने पति को जो होता है अपने उसी ढाबे में लेकर पहुंच जाती है। लेकिन जब पहुंचती है तो इधर अब जो नज़र होता है हर वक्त शैलेश का हेमंत और साथ में सीमा के ऊपर टिक जाता है। टिकने की वजह से बड़ी सावधानी बरतते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ हफ्ते बीतते हैं तो एक दिन अचानक रात का जैसे 11 बजे का आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त सीमा उठती है, और उठने के बाद वही जाड़े का महीना होता है,
यानी कि वही 10 जनवरी साल 2023 का। और जैसे ही कंबल लेती उठती, उठने के बाद जो होता है सीधा का सीधा अब इधर जिस कमरे में हेमंत बाबरिया रह रहा होता है उसी कमरे में मौके पर जाकर कंबल लेकर सीमा घुस जाती है। लेकिन यहाँ 3 घंटे का वक्त निकल जाता है। अचानक जैसे ही अब शैलेश की आंख खुलती है तो सुनने के बाद सकपका जाता है। उसी वक्त अपनी बेटी को अपने साथ लेता और लेने के बाद जो होता है अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते लगाते अब हेमंत बाबरिया के कमरे में घुस जाता है। लेकिन उसके ही बेड पर जो नज़ारा देखता पूरी तरह से उसकी अपनी जो बेटी होती है वह तो दंग से रह जाती और साथ में शैलेश भी हक्का बक्का रह जाता है। और वहीं शैलेश हेमंत से हक्का बक्का करता है और इसके बाद जो होता खुद शैलेश जाकर अपनी पत्नी के सामने कुछ रपटंग वाली बात कर देता है। कहने लग जाता है कि अब तुम्हें हेमंत को हमेशा हमेशा के लिए इस ढाबे से निकलवा देना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोगों को इस बाज़ार में ले जाकर मुंह काला करवा कर घुमवाएंगे। यह बात जब सुनती है उधर खुल जाता है सीमा अपने पति से थोड़ी बहुत झगड़े तकरार करती है, मुंह बंद कराने की भरपूर कोशिश करती है। लेकिन उसी दिन से झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं कि जैसे 15 जनवरी साल 2023 का दिन होता है तो उसी वक्त सीमा अब अपने मायके चली जाती है। अब वहाँ 3 दिन रहती है। 3 दिन रहने के बाद ठीक अपने बुआ के जो मेन गांव होता है अब वहाँ इटारसी पहुँच जाती है। लेकिन इटारसी में ही इधर जो होता अपने प्रेमी हेमंत बाबरिया से अब फ़ोन के द्वारा आए दिन बात हुआ करता था। लेकिन वह हेमंत भी ढाबे पर काम छोड़कर उसी वक्त वह भी इटारसी पहुंच जाता है। और दोनों की मुलाकात जो होता है अब इधर इटारसी में रहकर आमने सामने हुआ करते थे। लेकिन वहीं मिलकर दोनों एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। और जैसे मुलाकात होता है मुलाकात में खुद सीमा जो होती है हेमंत बाबरिया के सामने कहने लग जाती है, हमारे पति को हमारे रास्ते से बड़ी जल्दी ठिकाने लगाओ, नहीं तो समझ लो हमारे प्यार के बीच अड़ंगा बनने वाला है। क्योंकि उस वक्त सीमा इस तरह पागल हो जाती है और दूसरी तरफ हेमंत भी सीमा के प्यार को पाकर इस तरह पागल हो जाता है। दोनों मिलकर वही प्लान रचने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। क्योंकि सीमा हेमंत के सामने कह देती है कि अगर तुम हमारे पति को हमारे रास्ते से नहीं हटाओगे तो समझ लो हम किसी और मर्द की तलाश कर देंगे और करने के बाद उसके साथ रिश्ते को अंजाम देंगे तो बड़े आसानी से अपने पति का सफाया करवा सकते हैं। लेकिन जब यह बात हेमंत सुनता समझ जाता है कहीं हमारी प्रेमिका हमारे हाथ से फिसल ना जाए। अगर वह फिसल गई तो समझ लो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वह तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। और साथ में उसका जो अपना ढाबा है वही ढाबा जो इस समय आसियाना नाम के ढाबे से चल रहा है वह भी चला जाएगा। यही सब सोच साच कर हेमंत बाबरिया उसी समय प्लान को कामयाब करने के लिए हामी भर लेता। हामी भरने के बाद सीमा के पास जाता है, पूरी खबर बताते और सीमा समझ जाती है कि बस करो, वह जो मौका है हमें बड़ा अच्छा सा दिख रहा है। क्योंकि सीमा को पता होता है कि हमारा जो अपना पति है कब अपनी बेटी को छोड़ने के लिए अपनी बाइक लेकर निकलता है, कब लौटता है, उसका आना जाना कब होता है। लेकिन घटना से मात्र इधर 3 दिन पहले जो होता है हेमंत जाता है होटल में कैसे न तैसे घुसका है और घुसने के बाद जो होता है जाता है उस होटल का जो कैमरा होता है उसको तोड़ने का भरपूर कोशिश करता है। लेकिन काफ़ी सारे नौकर जिसकी नज़र अब उस कैमरे के ऊपर पड़ने की वजह से वहाँ तो मौके से फरार हो जाता है। काफ़ी मेहनत करता है कैसे न तैसे कर कर अपने जितने भी सबूत हो उसको पहले से मिटवाया जाए। लेकिन तभी ठीक वही अब जैसे ही 1 जनवरी अब साल 2023 का सुबह का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर जैसे ही शैलेश सावकरे अपनी बेटी को अपने बाइक पे लेकर निकलता है और निकलने के बाद जो होता है पीछे से जहाँ पर मौके पर काउंटर बना होता उसी काउंटर के पीछे एक दरवाज़ा होता है। उसी दरवाजे से हेमंत बाबरिया घुस जाता और जाकर कमरा नंबर 101 में पहले से बैठ जाता है। लेकिन जैसे कुछ मिनट बीतते हैं पहले से साकरे कमरे में पहुंचता है, अपना कुछ काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जो होता है हेमंत उठने के बाद वहीं से एक भारी भरकम वजनदार हथियार लेता। लेने के बाद एक वार जो होता है शैलेश साकरे के ऊपर करना शुरू कर, जिसकी वजह से शैलेश साकरे हमेशा के लिए वहीं मौत के में सो जाता है। और उसी वक्त अपना फ़ोन निकालने के बाद सीमा को इस बात की जानकारी देता कि तुम्हारा जो पति है इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। सीमा कह देती है कि वह जा नहीं चुका है बल्कि हमें इस बात की धमकी भी दे चुका होता है कि तुम दोनों का मुंह काला कर कर इस दुनिया में घुमाएंगे, अब वही काम तुम्हें करना होगा। तभी उसी वक्त सीमा कह देती है कि तुम जाकर उसके शरीर को पूरी तरह से काला करो। हेमंत समझ जाता है कि अब हमें करना क्या है। उसी वक्त कमरे में तलाशी करता है तो वहीं एक केरोसिन का डब्बा होता है। लेने के बाद वही केरोसिन जो होता है हेमंत शैलेश साकरे के पूरे शरीर पर
डाल देता, फिर आग के हवाले कर देता, फिर वहाँ से पीछे वाले दरवाजे से फुर्र हो जाता है। लेकिन तब तक इस मामले की जानकारी वहाँ के वेटरों को लग चुकी होती है कि इस घर में काफ़ी बुरी तरह से आग लग चुकी है। तभी कुछ ही मिनट बीतते हैं, दमकल कर्मी पहुंचने के बाद सारा मामला पुलिस के सामने आ ही जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जब यह सच्चाई सीमा और साथ में हेमंत बाबरिया की तहरीर पर पुलिस की टीम पूरी तरह से सनस रह जाती है। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त हेमंत बाबरिया और साथ में सीमा को अपने कस्टडी में ले जाकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देते हैं। कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कराया जाता है, ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हम इस घटना को सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप क्या बताना है। आप जहाँ भी रहें, आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें संजीव कुमार श्रीवास्तव जो ठीक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं, और जिसमें दीपक कुमार ठाकुर जो मध्य प्रदेश इंदौर के हैं, और जिसमें ठीक प्रदीप कुमार जैन जो ठीक उत्तराखंड के इधर जाने माने शहर देहरादून के हैं, और साथ में आजमगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले रोहित कुमार ठाकुर हैं। काफ़ी सारे व्यूअर हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, अगली बार आपका भी नाम लिया जा सकता है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक की जय हिंद और जय भारत।